Hello students, good evening. This is Kashish Aprol and welcome to my channel Fun and Physics. So जैसा कि आप लोगों को याद होगा last time we had started chapter number 1 of class 12th physics, that is electrostatics, and we had already done a lecture based on it जिसमें what we had studied about electric charge, टाइप्स ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, लाइक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैड डन मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जिसमें हमने तीन तरह के मेथड्स पढ़े थे. दैट वाज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन. So out of these three, as we had discussed, कि charging by induction is considered as the best method of charging. That's all what we had studied in last lecture. तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम कवर करने वाले हैं द वेरी फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ. तो कूलम्स लॉ की अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, सबसे पहली चीज़ कि कूलम्स लॉ जो है सिर्फ उन चार्जेस पर एप्लीकेबल है विच आर एट रेस्ट, और यू कैन से कूलम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द स्टेशनरी चार्जेस. ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट इट स्टेटमेंट. तो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट बोलती है द फोर्स ऑफ attraction or repulsion between two charges placed in air or in some medium with a separation of some distance r is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. So this statement is quite confusing because orally I have dictated it, बट इसे हम थोड़ा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे अभी. ओके, सो दैट इट गेट्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें दो चार्जेस की इन्वॉल्वमेंट रहेगी. लेट इट बी Q1 एंड Q2. ओके, तो आप मान के चलिए हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R. तो टॉकिंग अबाउट दिस लॉ, ये लॉ बोलता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच की जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, एंड इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. अब अगर हम इसे कंबाइन करते हैं तो देखिए व्हाट वी विल गेट. we will get F is proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो व्हाट वी विल डू, इसे हटा के इक्वलिटी का साइन प्लेस कर देंगे, एंड देयर विल बी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K, Q1 Q2 upon R square. I hope it is clear till now. Okay, let me erase it. Then after that, यहाँ पर जो K की वैल्यू है that is basically is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, वही हमारे पास एक टर्म होती है एप्सिलॉन ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम. दीज आर द थिंग्स विच वी विल गो इन डीप इन द नेक्स्ट लेक्चर्स. ठीक है, अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब जो आपकी एफ की वैल्यू है, क्या मैं उसे लिख सकता हूँ? Let me erase it first of all.
अब जो हमारी f की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon r square. So this is our Coulomb's law. I hope this is clear to all of you. इसे ही हम Coulomb's law बोलेंगे. अब Coulomb's law की एक एक्सटेंशन है. Coulomb law को हम वेक्टर फॉर्म में भी डिराइव कर सकते हैं. So Coulomb's law है वे वेक्टर फॉर्म. इसे दो तरह से पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर मैं आपको बताएं, Coulomb's law जो है अब दो तरह से it can be asked. Explain Coulomb's law in vector form. Either they can ask like this, or in other way they will ask, how will you prove that Coulomb's law is in accordance with Newton's third law of motion. ठीक है, sounds interesting. तो जैसा कि whoever knows कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, just write it in the comment section. Okay, so let's see it. अभी हम करेंगे Coulomb's law in vector form. ओके, दिस इज़ क्वाइट ईजी. अगर Coulomb's law आपको समझ आ गया है तो Coulomb's law की वेक्टर फॉर्म इज़ नथिंग, बिकॉज सिंस इट इज़ वेक्टर फॉर्म अब हमें सिर्फ डायरेक्शंस को कंसीडर करना है. ओके, सो मान लीजिए कि वी हैव टू चार्जेस Q1 Q2. अब बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है Q2 की वजह से, और Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है Q1 की वजह से. ओके, so there are two types of force we are observing here. There is a force on Q1 due to Q2, यानी कि मैं बोल सकता हूँ फोर्स किस पे, Q1 पे, किसकी वजह से, Q2 की वजह से. वैसे ही there is a force किस पे, Q2 पे, किसकी वजह से, Q1 की वजह से. राइट, तो जो ये पहली वाली फोर्स है यानी कि Q1 पर किसकी वजह से, Q2 की वजह से, उसको मैं लिखूँगा F12. So F12 is representing force on charge Q1 due to charge Q2. किसके बराबर हो जाएगा ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर भी इन्वॉल्व होगा. तो पोजीशन वेक्टर जो इन्वॉल्व है दैट इज़ फ्रॉम 2 to 1, मतलब कि यहाँ से यहाँ पर, तो इट इज़ R21 cap. So this is the value of force on charge Q1 due to charge Q2. Okay, वैसे ही जो F21 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, anyone who knows that just write it in the comment section. ठीक है, तो वैसे ही F21 की अगर हमें वैल्यू लिखनी हो तो वो किसके बराबर आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर. अब आर के साथ क्या लगेगा, अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे F12 जब था तो जो पोजीशन वेक्टर था या यूनिट वेक्टर जैसे बोल सकते हैं, उसे हमने उसका ऑपोजिट वे में लिखा. वैसे F21 के लिए तो यूनिट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर जो बनेगा दैट विल बी 1/2 कैप. ओके, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दीज आर टू वेक्टर्स R21 एंड R12. इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जस्ट द डायरेक्शन इज़ ऑपोजिट. तो अगर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा इसे, अगर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो क्या हम इनके बीच में एक नेगेटिव रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं. लाइक लुक एट इट, हम बोल सकते हैं कि जो R21 है, R21 कैप, वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ R12 कैप. राइट,
बिकॉज दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट उनकी जो डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं हम हेयर, ठीक है। जब हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे, अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ सब्सटीट्यूशन करूँगा। R21 की जगह मैं क्या लिख दूँगा, R12, और यहाँ पर माइनस का साइन डाल दूँगा। आई होप यू आर एबल टू सी इट नाउ। अब अगर इस माइनस के साइन को मैं बाहर ले जाता हूँ, ठीक है, या मैं इस माइनस को यहाँ पर ले आया और इसे मैंने यहाँ से इरेज कर दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है, कौन सा वाला, दिस वन, क्या ये वैल्यू F21 के बराबर है? एग्जैक्टली, राइट, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, लुक एट हियर, इन शॉर्ट हमने यहाँ पर कंक्लूड कर दिया कि इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करके क्या लिख देंगे, ये किसकी वैल्यू थी, इट वाज द वैल्यू ऑफ F21, राइट। तो देखिए इक्वल फोर्सेस हैं बट ऑपोजिट, and this is the same thing what Newton's third law of motion conveys. To every action there is an equal and opposite reaction. तो हमने देखा कि कूलम्स लॉ के थ्रू हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज सेम एज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिराइव कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यू नीड टू डू द सेम थिंग। अगर आपसे पूछा जाता है हाउ विल यू एक्सप्लेन और हाउ विल यू प्रूव दैट न्यूटन्स दैट कूलम्स लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, you need to do the same thing. So this is all about Coulomb's law. I hope you got it. Now the next topic is dielectric constant. Okay, this topic is dielectric constant, और इसे हम relative electrical permittivity के नाम से भी जानते हैं, relative electrical permittivity, okay, that is usually denoted by epsilon r. So फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि ये होता कैसे, इसको हम मैथमेटिकली फर्स्ट देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेट मी इरेज इट फर्स्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिकॉल कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स जो है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो किसके बराबर होती है। जस्ट नो वी अंडरस्टूड इट, राइट। अभी अभी हमने कूलम्स लॉ को समझा, राइट। तो देखिए अगर मैं एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस में बात करूं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। वहीं अगर मैं एक मीडियम में चार्जेस को प्लेस करता हूँ तो मैं फोर्स को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, फोर्स इन ए मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ हम एप्सिलॉन लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ओके। जस्ट डू दिस, इसको फर्स्ट रखिए, इसको सेकंड रखिए, डिवाइड 1/2, ओके, डिवाइड 1/2। तो क्या बन जाएगा ये F अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, इन दोनों की जो राइट हैंड साइड है उससे भी जब आप डिवाइड करेंगे व्हाट यू विल गेट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम किसके बराबर लिखते हैं, एप्सिलॉन आर के। तो यहीं से हमारी
रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एन से डिनोट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से हमारी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की डेफिनेशन निकलेगी। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, आइदर इन टर्म्स ऑफ द फोर्सेस और इन टर्म्स ऑफ द electrical permittivities, right? So before explaining or telling the definitions of dielectric constant, I would like to ask you something. क्या आप गेस कर सकते हैं कि relative electrical permittivity does it have any units? अगर इसका कोई यूनिट होगा तो do write in the comment section. अगर नहीं है तो tell me the reason why it does not have any units. Okay, this is your one of the exercise. Now talking about the definition part, तो अगर हमें इसे फोर्स की टर्म्स में डिफाइन करना है तो व्हाट वी विल सिंपली से रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन free space or vacuum to the force between two charges placed in a medium, but the condition is charges should be at rest. ठीक है, that is the first definition which is based on force. Next definition in terms of जब permittivity बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, relative electrical permittivity is defined as the ratio of absolute permittivity of medium to the permittivity of free space. ठीक है, ज़्यादा वेट ना करते हुए आई वुड लाइक टू टेल यू कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हैज़ नो यूनिट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसका यूनिट होगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम का, वही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट होगा। ठीक है, लेट मान लीजिए उसका यूनिट है ए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का भी ए होगा, तो दे विल कैंसिल ईच अदर, यानी कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज अ unitless quantity, or you can say dimensionless quantity. Fine. Okay students, so what we read in today's lecture is all related to Coulomb's law. सबसे पहले हमने Coulomb's law की स्टेटमेंट को डिस्कस किया, देन वी स्टडीड इट्स मैथमेटिकल पार्ट, हमने मैथमेटिकल वे में इसको स्टडी करने की कोशिश की, अंडरस्टूड करने की कोशिश की। देन उसके बाद हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को अंडरस्टैंड किया। देन आई एक्सप्लेन टू यू पीपल हाउ कूलम्स लॉ इज़ इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। After that it was followed by dielectric constant. So these all are few important terms which we need to remember. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहा जाता है। ठीक है, और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हैज़ नो यूनिट्स, इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज़ द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी को हमने फोर्सेस की टर्म्स में भी फोर्सेस की रेशो की टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया। So that's all about lecture number 2 of electrostatics. I hope you liked it, and if you liked it, just share it more and more with your friends, and do subscribe my channel, and stay tuned for many more lectures like this. Thanks once again. Have a great evening.